अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात करेंगे ओआईसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से और फिर थोड़ी सी तारीख़ अदब इत्तेफाक के हवाले से जो ताज़ा पेशरफ्त हो रही है उससे आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान के लिए अहम दिन था क्योंकि ये 3 महीने में दूसरी ओआईसी वज़राए ख़ारजा काउंसिल की कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान में 48वां सेशन था वज़राए ख़ारजा काउंसिल का। उसमें तकरीबन 143 के करीब करारदादें मंजूर होंगी, जिसमें कश्मीर के हवाले से एक एक्शन प्लान की मंजूरी की भी बात हो रही है। और पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि ओआईसी एक्शन प्लान की मंजूरी देगी। गो कि कश्मीर के मामले पर जो सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हैं हुसैन इब्राहिम तहा माफ़ कीजिएगा, उन्होंने भी गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर में बहुत ही भरपूर अंदाज में कश्मीर का तज़किरा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी इस पर बात की कश्मीर के हवाले से, लेकिन देखते हैं कि कश्मीर के मामले में, फ़लस्तीन के मामले में क्या होता है। अफ्रीकी ममालिक को जो बोको हराम का मसला दरपेश है उसके हवाले से भी करारदादें आनी है। यमन का मसला है, अफ़गानिस्तान में की इमदाद है। इस हवाले से अभी चूँकि कल का दिन है बाकी, तो इसलिए अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन से इशू पर करारदादें आ पाएंगी और मंजूर हो पाएंगी। कल ही ये पता चलेगा। लेकिन जो अहम बात यह है कि आज ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो रही थी पाकिस्तान में, और पिछली जो ओआईसी वज़ाए ख़ारजा काउंसिल हुई थी यूएई में, जो हुई थी पिछली से पिछले साल, उसमें भारत को ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान में ऑब्जर्वर के तौर पर में नहीं बुलाया गया भारत को। लेकिन भारत में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही थी फॉर कश्मीर, और उसमें अरब सरमायादार भी मौजूद थे, सरमायाकार भी मौजूद थे। तो यानी अरब दुनिया एक जानिब तो हमारे साथ खड़ी है, कश्मीर के मामले पर दिखती है, ओआईसी में तज़किरा हुआ बहुत सारा, लेकिन दूसरी जानिब वो भारत को भी नाराज़ नहीं कर सकती। ये एक अहम इशू है, और ये ऐन उस रोज़ ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जिस रोज़ इस्लामाबाद में ओआईसी वज़ाए ख़ारजा काउंसिल का जो 48वां सेशन जारी था, बल्कि उसका आज इफ्तिताही इजलास था। और उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कुछ बातें की। अगेन उनकी एक बात जो है वो मौज़ूए बहस बनी, बड़ी हद तक बनी, और वो ये थी कि मैं अंग्रेज़ी जानता हूँ बहुत। ठीक है, अंग्रेज़ी भी जानते हैं, इस्लामोफोबिया को भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं जो ओआईसी का ये फोरम उसके लिए नहीं था। कुछ और गुफ्तगू अगर की जाती तो ज़्यादा मुनासिब था। लेकिन ओवरऑल अगर इमरान खान साहब की तकरीर को देखा जाए तो उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से ख़ास तौर पर पाकिस्तान का भी केस और इस्लामी दुनिया का केस एक मौसर अंदाज में पेश किया। एक तवाना आवाज़ है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की आवाज़ थी, ये इमरान खान की आवाज़ नहीं थी। इस बात को हमें समझना चाहिए, और अपोजिशन के लोग भी इस बात पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद ओआईसी की कॉन्फ्रेंस को जो है वो कामयाब बनाने में बड़ी हद तक अपना किरदार अदा किया। अपोजिशन ने अपनी सरगर्मियाँ भी तकरीबन मौकूफ़ कर दी, और जो कुछ भी किया वो एक अलहदा सी बात है, लेकिन वो ऐसी सरगर्मियाँ नहीं थी जिनसे ओआईसी पर कोई असर पड़ता। एक उसमें एक ख़ास नुकता नाज़रीन ये है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ओआईसी में मुबस्सिर के तौर पर शरीक हुए। अमरीकी वफ़द ने आना था, और ये तवक्को की जा रही थी कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान आएंगे इसमें, या अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए ओआईसी आएंगे इसमें, लेकिन वो नहीं आए। और एक पाकिस्तानी खातून जो अंडर सेक्रेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स हैं अमरीका में, सारा उनका नाम है, मुकम्मल नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन सारा नाम है उनका, वो मौजूद थी, उनका डेलीगेशन भी मौजूद था। 15 ममालिक के ऑब्जर्वर थे, लेकिन चीनी वज़ीर ख़ारजा को ख़ास अहमियत दी गई पाकिस्तान की जानिब से, और भारत समेत अमरीका समेत दुनिया को पैगाम दिया गया। उन्होंने ओआईसी में तकरीर भी की, और बहुत मौसर अंदाज में उन्होंने अपने जो नुकात थे वो पेश किए। उन्होंने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस बात को दोहराया, लेकिन चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी यूक्रेन के मसले पर बात की, और उन्होंने अपने नुक्ता नज़र का इजहार भी किया बड़े स्ट्रॉन्ग अंदाज में। उसमें नाज़रीन पैगाम अमरीका के लिए ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चीन और रूस के साथ खड़ा है। यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान का अपना एक नुक्ता नज़र है। पाकिस्तान
की हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि वो गैर जानिबदार है, हालांकि वज़ीर आज़म साहब ये भी कहते हैं कि गैर जानिबदारी कोई चीज़ नहीं होती और अल्लाह ने इंसान को गैर जानिबदार रहने के लिए पैदा नहीं किया। और फिर जब आप इस किस्म की गुफ्तगू भी करते हैं और फिर बहुत सारे इक़दामात आपको आपके नुक्ता नज़र के कॉन्ट्रेरी हो, तो आपको एक फ़रीक दुनिया समझती है। आप हुकूमतों का राइट होता है आप इस हवाले से अपने अपने फैसले करना, लेकिन आज का जो पैगाम था वो बड़ा वाज़ेह गया है अमेरिका को। यानी ओआईसी में जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस था वो पाकिस्तान की हद तक आज दिखाई नहीं दिया, वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस आज दिखाई दिया। अफ़गानिस्तान की पार्टिसिपेशन ज़रा लो लेवल की थी। मैंने अफ़गानिस्तान के कुछ लोगों से बात की, मीडिया पर्सन्स अफ़गानिस्तान के थे, उनसे भी बात की। उनका ये कहना था कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब जो हैं, उनको ये शिकायत थी कि पिछली बार वो आए लेकिन अफ़गानिस्तान को सीट नहीं दी गई ओआईसी में। अब एक प्रॉब्लम ये है कि चूँकि अफ़गान हुकूमत को तालिबान रजीम जो है अफ़गानिस्तान में उसको तस्लीम नहीं किया अक़वाम मुत्तहिदा ने, तो पाकिस्तान ने भी तस्लीम नहीं किया, ओआईसी ने भी तस्लीम नहीं किया, तो उनकी नशिस्त दी नहीं जा सकती थी। शाम की रुकनियत मुअत्तल कर रखी है। शाम में जो हालात थे, कुछ कत्ल गारत गरी पिछले कुछ सालों में हुई, उसकी बुनियाद पर, लेकिन उसकी वजह भी अमरीकी कैंप दिखाई देता है, क्योंकि बशार अल असद के ख़िलाफ़ एक कैंपेन दिखाई देती है। लेकिन बहरहाल वो इस्लामी दुनिया चूँकि एक मुत्तहिद है इस मुद्दे पर। हूसी बागियों की बात भी, इस मामले को भी बहुत संजीदगी से लेने की बात की गई और यकीनी तौर पर संजीदगी से लिया जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए अहम है बात, वो ये देखना है कि चीन की ओआईसी के साथ इस किस्म की इंटरेक्शन और चीन का इस तरह का इन्फ्लुएंस के चीनी वज़ीर ख़ारजा आकर ओआईसी को खिताब करें, वो आगे चलकर ओआईसी के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, पाकिस्तान की सत्ता का अपनी कोशिशों में कामयाब हो सकता है। एक उड़ती उड़ती इत्तला और भी है कि जिस तरह से यूरोपीय यूनियन है, उसी तरह से रूस और चीन भी एशियन यूनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान भी शायद इस कोशिश में उनका साथ दे। अगर एशियन यूनियन बनती है और उसमें रीजनल ट्रेड को नंबर 1 का दर्जा हासिल होता है, अहमियत हासिल होती है, तो ये पाकिस्तान के हवाले से कोई नामुनासिब बात नहीं होगी। एशियन यूनियन बनना चाहिए क्योंकि तरक्की हर मुल्क का हक़ है, और यूरोपीय यूनियन अगर किसी एक मसले को अपना मसला करार देकर पूरी शिद्दत के साथ उस मसले को हल करने की कोशिश करती है यकजहती के साथ, तो एशियन यूनियन बनने के बाद कश्मीर समेत शायद जो दीगर मसाइल हैं वो भी हल हो सकें। बहरहाल ओआईसी के नतायज अभी आना है, कल उसका डिक्लेरेशन भी आना है, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। नाज़रीन, अब ज़रा तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से आते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुँचे, फिर उन्होंने गुफ्तगू की वहाँ एमक्यूएम के मरकज़ 90 जाकर, और उन्होंने ये कहा कि वो बहुत मुतमईन होकर जा रहे हैं। और एमक्यूएम की जानिब से एक और नुक्ता ये बताया गया कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने एमक्यूएम के हवाले से जो उनकी पॉलिसी थी उसमें एमक्यूएम को बहुत सारे मामलात में फ्री हैंड नहीं दिया, उन्हें बहुत सारा मौका नहीं दिया। ये शिकायत ताजियों की पहले भी थी, एमक्यूएम शिकायत करती भी रही है, अब भी करेगी यकीनन। लेकिन इस दौरान में उनकी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से फ़ोन पर बात हुई। मैंने जब इस पर कुछ तहकीक की तो पता चला कि गुज़िश्ता जो मीटिंग थी उसमें आसिफ अली जरदारी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को अपना नंबर दिया था और उन्हें ये कहा था कि जब भी उन्हें कोई मसला दरपेश हो तो वो आसिफ जरदारी से और या बिलावल भुट्टो से रब्ता कर सकते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये रब्ता हुआ। मेरी इतला के मुताबिक जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आसिफ अली जरदारी को बताया कि ख़ास तौर पर जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें सिंध हुकूमत उनके बाज़ तजावीज़ को नहीं मान रही और उसमें कुछ कानूनी मसाइल हैं या सियासी मसाइल हैं। आसिफ जरदारी ने इतलात यही हैं कि उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उस हवाले से वो पूरे किए जाएंगे, और उन्होंने वज़ीर आला सिंध को भी ये हिदायत जारी कर दी कि एमक्यूएम को जिस हद तक भी हो सकता है एडजस्ट किया जाए, उसके मसाइल देखे जाए, और कोई हद नहीं है अगर एमक्यूएम को एक स्टेक होल्डर के तौर पर शामिल करके उसमें उनसे बात कर ली जाए। इसमें एक और ख़बर ये है कि एमक्यूएम की जो 2 मुलाकातें हुई पीपल्स पार्टी के साथ जरदारी हाउस में, उससे हटकर एक और मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ हुई अपोजिशन के लोगों से,
اس کا وہ یہ ملاقات اختر مینگل صاحب کی رہائش گاہ پر بھی، جس میں اختر مینگل صاحب بھی تھے، خورشید شاہ صاحب بھی تھے، نوید قمر بھی تھے، پیپلز پارٹی کے کچھ اور لوگ بھی تھے، جے یو آئی فے کے کچھ لوگ تھے، نون لیگ کے کچھ لوگ تھے. تو اپوزیشن کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے اب اس وقت جب کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 24 سے 36 گھنٹے کے دوران ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت چھوڑ کر اپوزیشن کی صفوں میں آنے کا اعلان کر سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان کے لہجے سے بھی یہی لگا. کافری کے بارے میں بھی یہی اطلاعات ہے کہ وہ بھی 25 تاریخ سے پہلے اجلاس سے پہلے اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کر دے گی، اپنی پالیسی سے آگاہ کر دے گی اور وہ اپنا فیصلہ بھی کر لے گی. باپ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جی ڈی اور باپ کے 2-3 اراکین بھی اپوزیشن کے ساتھ ملیں گے. ابھی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن اس میں ناظرین آج ایک اور نقطہ بھی سامنے آیا کہ حکومت جو ہے وہ اس نے شکوت نوٹس جاری کر رکھے ہیں. اب اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ عاشق گوپال صاحب ہوں یا ان کے صاحبزادے عامر گوپال صاحب ہوں یا باسط سلطان بخاری ہوں، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں گئے اور انہوں نے جو مقررہ مدت تھی الیکشن کمیشن کی اس کے بعد انہوں نے جوائن کیا. تو ان لوگوں کو تو شکوت نوٹس نہیں جاری ہو سکتے. ان کی یہ شکایت ہے کہ انہوں نے باقی جماعتیں بھی چھوڑی، لیکن پی ٹی آئی نے جتنی ٹرولنگ ان کی ہے وہ افسوسناک ہے ان کے لیے. انہوں نے بھی کچھ سوالات رکھے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے یہاں دہرانا، کیونکہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ سیاست میں اس قسم کے الزامات کو زیادہ وقت یا جگہ دینی چاہیے. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اس کے اوپر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. لیکن اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں ناظرین. اگر حکومتی اتحادی اپوزیشن کے ساتھ آ جاتے ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی کو وہ تحریری طور پر لکھ دیتے ہیں تو پھر وزیر اعظم یقینی طور پر قانونی طور پر اقلیتی وزیر اعظم میں تبدیل ہو جائیں گے، اکثریت کھو بیٹھیں گے اور ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا یا پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. اپوزیشن کی بھی یہی کوشش ہے کہ وزیر اعظم کو استعفے پر مجبور کیا جائے اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی نوبت نہ آئے. یہ میری اطلاع ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. خدا حافظ.